ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विभास चंद्र वर्मा, देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन के अंतर्गत टेरी ईगल्टन की साहित्य दृष्टि के बारे में बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप टेरी ईगल्टन का साहित्यिक परिचय प्राप्त कर सकेंगे, मार्क्सवादी आलोचना में ईगल्टन के साहित्यिक अवदान को जान पाएंगे तथा साहित्य और विचारधारा पर ईगल्टन के विचार से अवगत हो सकेंगे। टेरी ईगल्टन यानी टेरेंस फ्रांसिस ईगल्टन, जिनका जन्म 22 फरवरी 1943 को हुआ था, वर्तमान समय के सबसे चर्चित और विवादास्पद साहित्य चिंतकों में से एक हैं। पिछले 50 वर्षों में उन्होंने अंग्रेजी ही नहीं बल्कि अन्य कई दूसरी भाषाओं के साहित्य चिंतन और उसकी आलोचना को भी प्रभावित किया है। मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म तथा लिटरेरी थियरी एंड इंट्रोडक्शन उनकी बहुत लोकप्रिय प्रवेश पुस्तकों में से एक रही हैं, जो विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय रही हैं। इसके अलावा भी उनके कई चर्चित किताबें और लेख हैं, जिनमें एग्जाइल्स एंड एमिग्रेज, स्टडीज इन मॉडर्न लिटरेचर, क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी, अ स्टडी इन मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरी, वॉल्टर बेंजामिन और टुवर्ड्स अ रिवॉल्यूशनरी क्रिटिसिज्म, The Rape of Clarissa, Writing, Sexuality and Class Struggle, The Ideology of the Aesthetics, The Illusions of Postmodernism, After Theory, How to Read a Poem, Why Marx Was Right आदि प्रमुख हैं। सेंट्स एंड स्कॉलर्स नाम का उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। उनकी आत्मकथा द गेट कीपर अ मेमोयर भी कई कारणों से बहुत चर्चित रही है। लेखन की इस विविधता और प्रचुरता के कारण ही ईगल्टन को लगता है कि वे पुस्तक विक्रेताओं के लिए एक पहेली की तरह हैं, जो तय नहीं कर पाते हैं कि उनकी रचनाओं को वह किस श्रेणी के अंतर्गत रखें। इस धारा के अंतर्गत भी वे बहुत विवादास्पद रहे हैं। यहाँ पर हम उनके साहित्यिक चिंतन के कुछ पक्षों को सामने रखने की कोशिश करेंगे। दरअसल ईगल्टन ने साहित्यिक अध्ययन और सांस्कृतिक राजनीति को साथ मिलाकर चलने का प्रयत्न किया, जिसके कारण उन्होंने कई साहित्यिक सिद्धांतकियों का प्रयोग किया, जिसके कारण कुछ लोग उनको गंभीर साहित्य चिंतक मानते ही नहीं हैं और कई लोग उनकी निंदा भी करते हैं। इसके बावजूद ईगल्टन की लोकप्रियता और विवादप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और वे साहित्यिक चर्चाओं में अभी तक प्रासंगिक बने हुए हैं। ईगल्टन दरअसल एक मार्क्सवादी आलोचक है, लेकिन वे मार्क्सवाद की किसी एक आयामी धारणा में विश्वास नहीं करते हैं। उनके हिसाब से मार्क्सवाद एक पाठ है जो कई अर्थों और अलग अलग तरह के पठनों के लिए खुला हुआ है, जिसे कई तरह से पढ़ा जा सकता है। अपने आलोचकी जीवन भर ईगल्टन इस बात की जांच परख करते रहे हैं कि दरअसल मार्क्सवादी बने रहने का सही अर्थ क्या है। ईगल्टन ने अपनी शुरुआत रेमंड विलियम्स के अनुप्रयोग से की थी। उसमें पहली पुस्तक जो उन्होंने लिखी, शेक्सपियर एंड सोसाइटी, उसमें उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच स्वतः स्फूर्त जीवन और सामाजिक संरचना के तयशुदा संबंधों के विघटन की बात रखी थी। इसके बाद अपनी अगली किताब एग्जाइल्स एंड एमिग्रेट्स, स्टडीज इन मॉडर्न लिटरेचर में ईगल्टन ने लुकाच का अनुगमन करते हुए यह कहा कि यथार्थवादी उपन्यास अपने इतिहास के प्रारूपिक टिपिकल घटकों का पुनरुत्पादन करता है और जो सामाजिक संबंध अस्तित्व में है, यानी अस्तित्वमान सामाजिक संबंधों की गहन समग्रता, इंटेंस टोटलिटी के रूप में प्रतिफलित होता है। यथार्थवादी उपन्यास अपने इतिहास के टिपिकल घटकों का पुनरुत्पादन करता है और सामाजिक संबंधों में जो प्रस्तुत गहन समग्रता है उसके रूप में प्रतिफलित होता है। लेकिन ईगल्टन लुकाच के आधुनिकतावादी धारणाओं से सहमत नहीं थे। बल्कि उनका मत यह कहना अधिक उचित होगा कि आधुनिकतावाद के बारे में लुकाच की अपेक्षा वे कहीं अधिक उदार हैं और उन्होंने उसके प्रति सकारात्मक मत जताते हुए यह मानने से इनकार किया कि आधुनिकतावादी प्रयोगवाद में अनिवार्य रूप से, जैसा कि लुकाच कहते थे, कि अनुभूति का क्षरण हो जाता है, अनुभूति का क्षय हो जाता है, यह वह नहीं मानते थे। बल्कि इस कृति में
D.H. लॉरेंस के उपन्यास का अध्ययन करते हुए उन्होंने यह दिखाया कि कैसे D.H. लॉरेंस जैसा आधुनिकतावादी उपन्यासकार भी अपने द रेनबो नामक उपन्यास में अंत तक आते हुए अनुभूति की एक चमत्कारी समग्रता प्राप्त कर लेता है। बल्कि उन्होंने टॉमस हार्डी और ब्रॉन्टे सिस्टर्स, ब्रॉन्टे बहनों के उपन्यासों का कुछ अध्ययन किया और इस अध्ययन में उन्होंने लूसिया गोल्डमान की पद्धति को आजमाया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने लुकाच या गोल्डमान की पद्धति को छोड़ दिया क्योंकि वो इन मार्क्सवादी इतिहासकारों के समग्रता या टोटलिटी संबंधी अवधारणाओं में संतुलन स्थापित करने की अतिरिक्त कोशिश देखते थे और इसके बजाय अब वे दूसरे मार्क्सवादी आलोचक अल्थुजेर और पियरे मैक्रे के विचारों की ओर आकर्षित हुए। इस दौरान उन्होंने पाठ का विज्ञान, साइंस ऑफ टेक्स्ट भी स्थापित करने का प्रयास किया। यह उनके लिए एक एपिस्टेमोलॉजिकल यानी ज्ञान मीमांसात्मक मोड़ कहा जा सकता है, जिसके तहत अब वे कला या रचना को साहित्यिक यथार्थ का प्रतिबिंब भर नहीं मानते थे, बल्कि साहित्यिक यथार्थ के एक सक्रिय घटक के रूप में उसको विश्लेषित करते थे। उनका यह दौर, अगला दौर, उनकी किताब क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी तथा इसके साथ मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसी किताबों में अभिव्यक्त हुआ है। ईगल्टन के अनुसार मुख्य समस्या साहित्य और विचारधारा के बीच के संबंध को परिभाषित करने की है। वे कहते हैं कि पाठ ऐतिहासिक यथार्थ को प्रतिबिंबित नहीं करता, वह विचारधारा रचकर उससे यथार्थ के असर को उत्पादित करता है। कोई पाठ यथार्थ के संदर्भ से मुक्त लग सकता है, लेकिन वह अपनी विचारधारा के उपयोग से मुक्त नहीं होता। ईगल्टन के अनुसार विचारधारा कुछ सिद्धांतों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि एक वर्ग विभक्त समाज में लोग कैसे अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, कैसे उनके मूल्य, विचार और बिंब उन्हें उनके सामाजिक फंक्शन से बांधे हुए रखते हैं। विचारधारा उसे चिह्नित करती है या सूचित करती है और इसके जरिए वो लोगों को समाज के वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने से रोकती है। अल्थुजर के जरिए वे बताते हैं कि कला या साहित्य विचारधारा में निहित भी होता है और उससे एक दूरी भी बनाए रखता है। इसी दूरी के कारण रचना विचारधारा को अनुभव कर सकने और उसे प्रत्यक्ष अर्थात गोचर कर सकने में भी समर्थ होती है, लेकिन ऐसा करते हुए कला विचारधारा को के ज्ञान तक नहीं पहुंच पाती। कला विचारधारा को गोचर कर पाती है, विचारधारा को अनुभव कर सकती है, लेकिन उसके ज्ञान तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अल्थुजर के अनुसार जो वास्तविक ज्ञान है वह वैज्ञानिक ज्ञान है और कला कभी वैज्ञानिक ज्ञान का स्थानापन्न नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर किसी मार्क्सवादी साहित्यिक रचना को पढ़ करके वह अवधारणात्मक ज्ञान नहीं हासिल हो सकता जो मार्क्स की दास कैपिटल को पढ़ करके होता है। यानी विज्ञान और कला, इसके बीच यह भेद नहीं है कि वे अलग अलग चीजें हैं, बल्कि वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। उनको एक ही चीज को पहचानने के उनके तरीके अलग अलग होते हैं। अल्थुजर का यह विचार कि कला या रचना विचारधारा में निहित होती है, लेकिन उससे एक दूरी भी बनाए रखती है, यहाँ पर ईगल्टन अल्थुजर से थोड़ा अलग हो जाते हैं। वे इस कथन को पूरी तरह से नहीं स्वीकार करते कि कला विचारधारा से दूरी बना सकती है, क्योंकि ईगल्टन के अनुसार कला पहले से अस्तित्वमान, यानी पहले से जो अस्तित्व में विचारधारात्मक विमर्श है, उसी की एक जटिल पुनर्रचना है। वह साहित्यिक जो परिणाम के रूप में व्यक्त होती है, जो भी साहित्य के रूप में जो परिणाम व्यक्त होता है, वह अन्य विचारधारात्मक विमर्शों का प्रतिबिंब मात्र नहीं है, बल्कि विचारधारा की एक विशिष्ट प्रस्तुति या उसका एक विशिष्ट उत्पाद है। इस कारण आलोचना का संबंध सिर्फ साहित्यिक रूप के सहज नियमों, साहित्यिक रूप के नियमों या विचारधारा के सिद्धांत तक ही नहीं होता है,
वह साहित्य के रूप में विचारधारात्मक विमर्श के उत्पादन के नियमों से भी संबंधित है। यानी एक विचारधारात्मक विमर्श किन तरीकों से साहित्य में प्रतिफलित होता है, साहित्यिक आलोचना का काम यह भी सिद्ध करना है। वह सिर्फ साहित्य के अंतर्वस्तु और रूप की व्याख्या नहीं है, बल्कि कोई विचारधारा कैसे साहित्य में प्रतिफलित होती है, उसके साहित्य में बनने के बदलने के नियम क्या होते हैं, इनकी खोज भी साहित्यिक आलोचना का काम है। जॉर्ज एलियट से लेकर के D.H. लॉरेंस तक के उपन्यासों का सर्वेक्षण करते हुए ईगल्टन ने विचारधारा और साहित्य के संबंधों के साहित्यिक रूप के बीच के संबंधों को दिखाया है। और उनका तर्क यह है कि 19वीं सदी के बुर्जुआ विचारधारा ने एक बंजर मानववाद को जन्म दिया था और उस बंजर मानववाद के साथ समाज की जो आवयविक अवधारणाएं हैं, जो कि दरअसल रोमांटिक मानववादी परंपरा से ली गई थी, उसका एक मिश्रण किया था उस बुर्जुआ विचारधारा ने। यानी एक बंजर उपयोगितावाद के साथ समाज की जो रोमांटिक आवयविक अवधारणा है, यह रोमांटिक अवधारणा की समाज एक आवयविक व्यवस्था है, ऑर्गेनिक व्यवस्था है, उसका एक मिश्रण किया था। लेकिन जैसे जैसे उस पूंजीवाद में वह पूंजीवाद जो पहले ज्यादा उपयोगितावादी था, ज्यादा लिबरल था, वह जैसे जैसे कॉर्पोरेटीकृत होता चला गया, वह विक्टोरियाई पूंजीवाद, तो उस रोमांटिक परंपरा के सामाजिक और सौंदर्य बोधात्मक अवयववाद के सहारे की उसको ज्यादा जरूरत पड़ती चली गई। यानी जैसे जैसे वह पूंजीवाद उसको ज्यादा वह कॉर्पोरेटीकृत होता चला गया, वैसे वैसे रोमांटिकता के तत्व उपन्यासों में और प्रबल होते चले गए। ईगल्टन ने कई लेखकों की विचारधारात्मक स्थिति का आकलन किया और उनके चिंतन में बढ़ते हुए विरोधाभासों और उन लेखन में उन विरोधाभासों को वो किस तरह से उनका निराकरण करते हैं, उस प्रयास का मूल्यांकन किया या विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए लॉरेंस के संदर्भ में, जो रोमांटिक मानववाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनका यह विश्वास था कि उपन्यास मानव जीवन की प्रवाहमयता का उदार या गैर हठधर्मी प्रतिबिंब है। और आधुनिक इंग्लैंड में जो पूंजीवाद जिस तरह का परायापन, अजनबियत पैदा कर रहा था, और उसके खिलाफ समाज दरअसल एक आवयविक व्यवस्था है। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह उदार मानवतावाद की परंपरा धीरे धीरे ज्यादा नष्ट होने लगी, खत्म होने लगी, तो लॉरेंस ने इस अंतर्विरोध का निराकरण करने के लिए पुरुष और स्त्री सिद्धांतों का एक द्वैतवाद विकसित किया। और उनकी यह एंटीथेसिस विभिन्न चरणों में अलग अलग रचनाओं में विकसित और संशोधित की जाती रही, जो अंततः जाकर के लेडी चैटरलीज लवर के मेलर्स के चरित्र में जाकर के उसका निराकरण हुआ, जो एक तरफ से निर्वैयक्तिक पुरुष शक्ति और स्त्री कोमलता का समन्वय थे वे मेलर दंपत्ति। यह विरोधाभासी समन्वय उपन्यासों में अलग अलग रूप ग्रहण करता है और लॉरेंस की इस उपन्यास चरित्र सृष्टि का संबंध उनके युग में, उनके समाज में निहित गहरे विचारधारात्मक संकट से है। ईगल्टन को लगा बाद में कि उनका यह विश्लेषण अल्थुज़र के बजाय पियरे मैक्रे के विश्लेषण से ज्यादा प्रभावित है। पियरे मैक्रे यह बताते थे कि विचारधारा पाठ के पदार्थ में ही निहित होती है, यानी वह पाठ से बाहर की चीज नहीं है, वह पाठ के यानी टेक्स्ट के पदार्थ में ही काम करती है, उसके वाचाल मौन में या उसमें निहित दरारों में या उसके महत्वपूर्ण अंतरालों के बीच वह निहित होती है। इसीलिए पियरे मैक्रे यह मानते थे कि पाठ कभी समाप्त नहीं होता है, वह कभी पूर्ण नहीं हो पाता है, पाठ वह निरंतर विकसित होता चलता है, और जिसके कारण पाठ विचारधारात्मक बंधनों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाता है, या विचारधारात्मक बंधनों के कारण ये विचारधारात्मक बंधन उसमें होते हैं, इसलिए पाठ अपने आप को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता है, उसकी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। उनका यह सिद्धांत जो है उनके काम को उत्तर संरचनावादी टेक्सचुअलिटी के सिद्धांत से जोड़ता है,
और एक मार्क्सवादी विखंडन की जो प्रक्रिया है, उसका जो मॉडल है, उसको संभव करता है। लेकिन मैक्रे ईगल्टन के अनुसार इस तथ्य की अनदेखी कर रहे थे कि साहित्य का पाठ उत्पादन होने के साथ साथ उस पाठ का उपभोग भी पाठक करता है, और वह पाठक जो है वह तयशुदा या अनुभवातीत पाठक नहीं है, वह भी परिवर्तित होता रहता है। यानी साहित्य के पाठ और पठन की प्रक्रिया इतिहास के साथ साथ बदलती है। मैक्रे एक ऐसे पाठक की परिकल्पना कर रहे थे जो आदर्श पाठक है, जो अनुभवातीत है, पाठ के प्रति जिसकी प्रतिक्रिया एक जैसी रहनी है। इसके बरक्स ईगल्टन ने पाठ को एक इतिहास संबंधित, पाठ या पठन, टेक्स्ट की रीडिंग को इतिहास से संबंधित प्रक्रिया बताया। लुकाच गोल्डमान से होते हुए अल्थुजेर और पियरे मैक्रे तक आने के बाद ईगल्टन को यह लगा कि अल्थुजेर और पियरे मैक्रे की विचारधारा वर्ग संघर्ष की समस्याओं से थोड़ी अलग थलग जा पड़ी है, और इसीलिए वे बाद में वॉल्टर बेन्यामिन और बर्तोल्ट ब्रेख्त के भौतिकवादी सौंदर्य शास्त्र की ओर मुड़े और एक ज्यादा असरकारक और उत्पादक सांस्कृतिक आलोचना की वकालत उन्होंने की और उसकी जरूरत पर बल दिया। यह दौर उनकी किताब वॉल्टर बेन्यामिन और टुवर्ड्स रिवॉल्यूशनरी क्रिटिसिज्म जैसी कृति में व्यक्त हुआ है। इसमें उन्होंने संकीर्ण पाठपरक या अवधारणा मूलक विश्लेषणों को छोड़ करके किसी सांस्कृतिक उत्पादन और कलाकृतियों के राजनीतिक उपयोग की समस्या को सुलझाने पर बल दिया। बेंजामिन की ओर ईगल्टन के आकर्षण का यह कारण सिर्फ नहीं था कि उनमें उत्तर संरचनावाद के कुछ अद्भुत लक्षणों का पूर्वाभास मिलता है, बल्कि यह भी कि वह मार्क्सवाद को छोड़े बगैर एक विखंडन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसका भी एक पूर्वाभास बेंजामिन या ब्रेख्त के कृतियों से उनको मिलता था। वो और इसी पुस्तक के एक अध्याय में, वॉल्टर बेंजामिन टुवर्ड्स रिवॉल्यूशनरी क्रिटिसिज्म के एक अध्याय में, उन्होंने देरिदा और उनके अमेरिकी शिष्यों की खासी आलोचना की है कि वे वस्तुनिष्ठता या भौतिक हितों या वर्ग हितों का बिल्कुल इनकार करते हैं इन चीजों से। यानी उनका जो विखंडनवाद है उसमें वस्तुनिष्ठता को तिलांजलि दे दी गई है, साथ ही साथ भौतिक हितों यानी वर्ग हितों की भी खासी अवहेलना की गई है। यानी विखंडन की प्रक्रिया के प्रति वे एक द्वैध में पड़े हुए थे, और यह द्वैध तब सामने आता है जब इस किताब में ईगल्टन सैद्धांतिकी के लिए अल्थुजेर के बजाय लेनिन का प्रयोग करते हैं, लेनिन की दृष्टि का प्रयोग करते हैं। लेनिन के अनुसार केवल वास्तविक जन आंदोलन और वास्तविक क्रांतिकारी आंदोलन की व्यवहारिक गतिविधि में ही साहित्य सही सैद्धांतिकी अपना अंतिम आकार लेती है। इसीलिए ईगल्टन यह कहते हैं कि सच्ची आलोचना यानी सच्ची मार्क्सवादी आलोचना के कर्तव्य दर्शन या विचार द्वारा नहीं, राजनीति द्वारा निर्धारित होते हैं। साहित्यिकता की प्रभावशाली अवधारणाओं को ध्वस्त करके आलोचक को वह विचारधारात्मक स्वरूप उद्घाटित करना पड़ेगा जो पाठकों की सब्जेक्टिविटी का निर्माण करता है। ईगल्टन ने जब यह कहा कि सच्ची मार्क्सवादी आलोचना का कर्तव्य राजनीति द्वारा निर्धारित होंगे और पाठकों की सब्जेक्टिविटी का निर्माण कैसे होता है, इसको उद्घाटित करना भी आलोचक का एक कर्तव्य है, तो उसके बाद वो एक क्रांतिकारी साहित्यिक आलोचना की ओर मुड़े और उन्होंने इसके बाद जो किताब लिखी, रेप ऑफ क्लैरिसा, राइटिंग सेक्सुअलिटी एंड क्लास स्ट्रगल, इसमें उन्होंने नारीवाद और मनोविश्लेषणवादी आलोचना से कई औजार लिए। इन पुस्तकों में एक अनूठा सार संग्रहवाद यानी रिडक्शनिज्म और उस दौर की सैद्धांतिकी के व्यापक प्रसार के प्रति एक खुलापन मिलता है, और यही वो विशेषताएं हैं जिन्होंने ईगल्टन की अगली पुस्तक लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई।
बल्कि यह सफलता इतनी थी कि उन्होंने उसके 2008 के नए संस्करण की भूमिका में यह लिखा कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि इस बात पर खुश हूं या नाराज कि एक अमेरिका के बिजनेस स्कूल ने इस किताब को अपने अध्ययन का विषय इसलिए बनाया है कि एक साहित्य चिंतन की किताब बेस्ट सेलर कैसे बन सकती है। यह किताब दरअसल सैद्धांतिकी या थ्योरी के इतिहास का एक सर्वेक्षण मात्र नहीं है। सिर्फ यह स्कूली टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें सर्वेक्षण प्रस्तुत कर दिया गया है तमाम सैद्धांतिकियों का, बल्कि उन सभी सैद्धांतिकियों में उन्होंने विवादमूलक हस्तक्षेप भी किया है। चाहे वह नई समीक्षा हो, चाहे संरचनावाद हो, चाहे उत्तर संरचनावाद हो, चाहे मनोविश्लेषणवाद हो, उन सब के साथ इस किताब में एक जीवंत बहस छेड़ी गई है और हर अवसर पर वह उसमें राजनीतिक समीक्षा का आग्रह करती है। ईगल्टन ने इस किताब में यह दिलचस्प है कि मार्क्सवादी समीक्षा का कोई अध्याय नहीं रखा है। दरअसल वो मार्क्सवाद को एक सिद्धांत मात्र नहीं मानते हैं, बल्कि एक विमर्श मानते हैं, और उनका कहना है कि यह विमर्श इस कृति में इसी प्रकार व्याप्त है जैसे उन्होंने बेंजामिन ने बाडलेयर के बारे में कहा था कि उसकी कविताओं में जनता इस तरह से व्याप्त है जैसे कि एक गूंज, पार्श्व में बजती हुई एक गूंज की तरह से। ईगल्टन चाहे जिस भी सिद्धांत की बात करें, उसके साथ जो वो बहस छेड़ते हैं उसमें मार्क्सवाद भी उसी तरह की एक गूंज के साथ विद्यमान रहा है। वो कहते हैं कि मैं इस किताब में उल्लेखित सिद्धांतों को किसी अन्य साहित्यिक सिद्धांत के साथ भिड़ा नहीं रहा हूं, बल्कि उन्हें एक अन्य प्रकार के विमर्श से भिड़ा रहा हूं। और वे कहते हैं कि यह विमर्श उन वस्तुओं को शामिल करता है जो दूसरे सिद्धांतों का विषय है, लेकिन उन्हें एक बड़ा संदर्भ देते हुए उन्हें बदलता भी है। यानी साहित्यिक सिद्धांत को एक वृहत्तर संदर्भ देता है यह विमर्श। दरअसल सवाल सिर्फ साहित्यिक सिद्धांतों की व्याख्या का नहीं है, बल्कि उसे चुनौती देने का भी है और इस तरह से उनको बदलने का भी है। हम देख सकते हैं कि ईगल्टन किसी स्थिर पद्धति के कायल नहीं रहे हैं। वे समकालीन बौद्धिक गतिविधियों पर बड़ी बेचैनी और बहुत मौलिकता के साथ प्रतिक्रिया देते रहे हैं। यह रास्ता अपेक्षाकृत जटिल है। अपने लेखन से उन्होंने अपने समय की महत्वपूर्ण बहसों में विवादमूलक हस्तक्षेप किया है और अपनी स्थिति को वो लगातार अनुकूलित करते गए हैं। उन्होंने कई प्रत्युत्तर दिए हैं और अपनी पद्धति को इस तरह से विकसित भी किया है। उन्होंने कई बौद्धिक आंदोलनों और गतिविधियों को भांप करके कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों को पहचान करने की विलक्षण क्षमता का परिचय दिया है। आलोचना को वो नए सामाजिक और बौद्धिक मुद्दों तक ले जाने में और समाज में एक राजनीतिक भूमिका के निभाने के आलोचक के दायित्व का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म नाम की एक पुस्तक में उन्होंने परंपरागत आलोचना का एक आर्कियोलॉजी पुनर्गठित की है और एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल आवयविक बुद्धिजीवी के लिए संभावित हर राजनीतिक अवसर की पहचान की। आलोचना की प्रच्छन्न ऐसा करते हुए उन्होंने दरअसल विचारधारा की उस निष्पक्षता की आलोचना की है जो आधुनिक यूरोप की तमाम सिद्धांतिकियों में रही है, और यह कहते हैं कि यह उसकी प्रच्छन्न राजनीतिक आकांक्षा रही है। एक आवयविक बुद्धिजीवी के लिए राजनीतिक अवसर की पहचान की वकालत करते हुए उन्होंने विचारधारा जो यूरोप में प्रचलित विचारधारा थी उसमें जो एक अनासक्ति की या निष्पक्षता की धारणा थी, उसके पीछे एक छिपी हुई राजनीतिक आकांक्षा थी, उसकी उन्होंने आलोचना की। इसके कारण उनको कई बार लेनिनवादी भी कहा गया हिकारत से, लेकिन ईगल्टन हमेशा कृति के गहन पाठ पर जोर देते हुए थे और इस गहन पाठ की जरूरत की वकालत करते हुए उन्होंने यह दिखाया कि जो श्रेष्ठ ऐतिहासिक आलोचक रहे हैं वे हमेशा कृति के गहन पाठ पर ध्यान देते हैं। उनके अनुसार आलोचना का पहला काम कृति और उसके अंदर के विचारधारात्मक जगत के जटिल और अप्रत्यक्ष संबंधों को समझना है। ये संबंध विषय या विचार में ही नहीं बल्कि उसकी शैली, लय, बिंब, गुणवत्ता और उसके रूप में भी होते हैं।
शब्दों का गहन साहित्य शास्त्रीय विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है ताकि ऐतिहासिक विकास के दौरान रूप यानी फॉर्म की विचारधारा की गहरी समझ हो सके। यानी ईगल्टन जो विचारधारा का संबंध कृति के विषय या विचार से ही नहीं बल्कि उसके रूप या उसकी संरचना से भी मानते हैं, और वह मानते हैं कि उसकी साहित्य शास्त्रीय व्याख्या तभी संभव हो सकती है सही तरीके से जब हम उसके लय, उसकी बिंब, उसकी और भी जो रूप के अन्य तत्व हैं उसमें विचारधारा की पहचान कर सकें। दरअसल साहित्यिक आलोचना उस माध्यम की सघनता और गूढ़ता का निरूपण है जो या उस साहित्यिक माध्यम जो है उसकी गूढ़ता और उसकी गहनता के प्रति एक सजगता है जिसके कारण हम वह बन पाते हैं जो हम आज हैं, यानी साहित्यिक आलोचक। इसीलिए साहित्य शास्त्रीय विश्लेषण एक आलोचकी कर्तव्य। इसके साथ ही उन्होंने यह बताया कि शब्दों के भाव और रूप पर ध्यान देने का एक और कारण है कि जब हम शब्दों के भाव और रूप पर जोर देते हैं तो शब्दों को महज उपकरण या औजार समझने की जो मानसिकता है उससे भी अपने आप को अलग करते हैं। यानी जो वाणिज्य और ब्यूरोक्रेसी ने शब्दों को महज एक उपकरण के तौर पर चिन्हित किया है। जब हम शब्दों के भाव, रूप और उस रूप का विचारधारा से संबंध निर्धारित करते हैं, उसका गहन साहित्य शास्त्रीय विश्लेषण करते हैं, तब हम वाणिज्य और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा शब्दों को जिस तरह से प्रयुक्त किया जा रहा है, शब्दों का जिस तरह से वो उपयोग कर रहे हैं या महज उपयोगितावादी जो उनका ख्याल है उसका भी एक तरह से प्रत्याख्यान करते हैं। ईगल्टन पर अक्सर साहित्यिक अध्ययन को सांस्कृतिक राजनीति की ओर ले जाने के आरोप लगते हैं, लेकिन साहित्यिक अध्ययन उनके लिए हमेशा से एक सांस्कृतिक राजनीति ही रहा। मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नए संस्करण में उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल माइंडेड लिटरेरी थियरिस्ट कहा है। राजनीतिक से उनका आशय उस तौर तरीके से है जिसके द्वारा हम समाज में अपने सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करते हैं, जिसमें सत्ता संबंध निहित है। हम उस सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करते हैं जिस तरीके से जिसमें कि सत्ता संबंध निहित है, उस सामाजिक तरीके को वो राजनीतिक तरीका कहते हैं। उन्होंने अपने साहित्य सिद्धांत की किताब में बार बार दिखाया है कि साहित्यिक सिद्धांतों का इतिहास राजनीतिक और विचारधारात्मक इतिहास का ही अंश रहा है। वह अविच्छिन्न रूप से राजनीतिक मतों और विचारधारात्मक मूल्यों से संबंधित रहा है। टी.एस. इलियट का मत था कि आलोचक का काम बुद्धि का निष्पक्ष प्रयोग करना है, खासतौर पर उसका काम कलाकृतियों की व्याख्या करना है और रुचि का परिष्कार करना है। ईगल्टन इस मत का विखंडन करते हैं और यह बताते हैं कि प्रत्येक आलोचना किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक होती है, क्योंकि वह उन विचारधारात्मक परिस्थितियों में अपना आकार लेती है जिसमें उसकी विविध धाराएं उभरती हैं। वे अपने को जितनी भी निष्ठा से अराजनीतिक माने, लेकिन वह आलोचना संस्कृति के प्रसार और व्याख्या में एक सुनियोजित भूमिका अदा करती है जिसके अपरिहार्य राजनीतिक आशय होते हैं। ईगल्टन अंतर्वस्तु की राजनीति के साथ साथ रूप की राजनीति की भी बात करते हैं। उनके विचार में रूप इतिहास से भटकाव नहीं बल्कि इतिहास में प्रवेश करने का एक जरिया है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जब राजनीतिक और आर्थिक खलबली की पराकाष्ठा पहले विश्व युद्ध तक पहुंच गई थी, तो उस समय जो आधुनिकतावाद उपजा उसकी प्रेरणा में अन्य तत्व भी शामिल थे। लेकिन ईगल्टन का जोर इस बात पर है कि इस आधुनिकतावाद का जो संकट है, यानी वह जो सांस्कृतिक संकट है, वह दरअसल ऐतिहासिक संकट है। यानी उस आधुनिकतावाद के जन्म में दूसरे तत्वों की भूमिका हो सकती है, लेकिन प्रमुख तत्व उस दौर की ऐतिहासिक संकट के कारण उत्पन्न हुआ था। प्रमुख उसकी जो विशेषता है वह इसी संकट के कारण उत्पन्न हुई थी। ईगल्टन ने आलोचना के राजनीतिक होने की बात करते हुए समाजवादी और नारीवादी आलोचना को
हमेशा उदार मानवतावादी आलोचना के साथ रखा। उनकी दृष्टि में समाजवादी और नारीवादी आलोचना ने उदार मानववादी आलोचना का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि उस धारा की आलोचना करते हुए उसे और ज्यादा रेडिकल बनाया। उदार मानववादी आलोचना केवल साहित्य को इस तरह से बरतना चाहती थी कि वह हमारे जीवन को और समृद्ध और अधिक गहन गंभीर बना सके। इस मामले में समाजवादी और नारीवादी आलोचकों का उससे कोई मतभेद नहीं, वे सहमत हैं। लेकिन वह यह बताते हैं कि आप जिस समाज के जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं, वह समाज वर्ग और लिंग के आधार पर विभाजित है। जब उदार मानवतावादियों ने सभ्यता के क्षरण के काल में संस्कृति की वकालत की, तो इन समाजवादी और नारीवादी आलोचकों ने यह बताया कि संस्कृति का कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जो एक साथ बर्बरता का दस्तावेज नहीं। इसीलिए अगर आप ऐसे समाज को और अधिक गहन और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो समाज में इन भेद की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदलना पड़ेगा, और इस तरह से तभी हमारा जीवन अधिक समृद्ध और गहन हो सकेगा। बेंजामिन के एक मंतव्य का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मार्क्सवादी आलोचना साहित्य को हमारे दास पूर्वजों की आंखों से हमारे आजाद पोते पोतियों के लिए पढ़ती है। उनके अनुसार मार्क्सवादी आलोचना एक साथ संशय और मुक्ति दोनों का भाष्य है। ईगल्टन संभवतः पहले ऐसे मार्क्सवादी आलोचक हैं जिन्होंने कहा कि साहित्य शिल्प हो सकता है, सामाजिक चेतना का उत्पाद या एक विश्वदृष्टि भी हो सकता है, लेकिन साहित्य अपने आप में एक उद्योग भी है। इस प्रकार ईगल्टन की स्थिति तमाम मार्क्सवादी आलोचकों में एक अलग तरह की स्थिति है। ईगल्टन हमारे समय के सबसे चर्चित और विवादास्पद मार्क्सवादी आलोचकों में से एक हैं। उन्होंने मार्क्सवाद के जो रूढ़िगत पाठ है उससे अपने आप को अलग भी किया है, और मार्क्सवाद के साथ दूसरी बहुत सारी सहयोगी विचारधाराओं और सैद्धांतिकों का मेल भी किया है। उनकी आलोचना में पाठ यानी टेक्स्ट का बहुत महत्व है। टेक्स्ट के गंभीर विश्लेषण पर, गहन विश्लेषण पर वह जोर देते हैं, बल्कि उनकी एक किताब का ही नाम है हाउ टू रीड अ पोएम। ईगल्टन सिर्फ विचारधारा के चश्मे से साहित्य को नहीं देखते हैं। ईगल्टन साहित्य की अलग पहचान को भी स्वीकार करते हैं, और वह यह मानते हैं कि कोई भी पाठ सिर्फ ऐतिहासिक यथार्थ का प्रतिबिंबन मात्र ही नहीं होता है, बल्कि वह विचारधारा को रचते हुए यथार्थ के एक असर को उत्पादित करता है। यानी पाठ एक विचारधारा को रचता है और उसको एक इस तरह से रचता है कि उससे यथार्थ का असर पैदा हो। दूसरी तरफ वो यह भी मानते हैं कि जो साहित्य सिद्धांतों का निर्माण हुआ है अब तक, उसमें विचारधारा की अपनी भूमिका रही है। यानी हर साहित्यिक सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई विचारधारा रही। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ईगल्टन ने स्वयं किसी मार्क्सवादी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया है, बल्कि उन्होंने मार्क्सवादी विमर्श या मार्क्सवादी तरीके से तमाम पाठों की व्याख्या की है, तमाम सिद्धांतों के साथ एक बहस छेड़ी है, और उन सिद्धांतों को के आलोक में अपने मार्क्सवाद को भी उन्होंने और समृद्ध किया है और व्यापक किया है और ज्यादा विवादग्रस्त बनाया है।